हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, लर्न विद ग्लोरियस 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और लड़ने वाले को जिंदगी में पूरा जहान होता है, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है जिंदगी में। तो हम लोग लड़ रहे हैं और अपने मार्क्स को बेहतर करने के लिए डेली आपके साथ चैलेंज डे वाला क्लास में आज आपका डे 8 है और स्मॉलेस्ट टॉपिक के साथ जुड़े हैं क्वेश्चन टैग, इसलिए ताकि कल 1 जनवरी है, थोड़ा सा हल्का मूड के साथ इसको पढ़ के खत्म कर देंगे। फिर आप एक्साइटेड रहिए, अगला जो टॉपिक हम लाने वाले हैं वह है प्रीपोजिशन। तो पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन टैग क्या है जी? क्वेश्चन टैग इज ए शॉर्ट क्लोज इंडेड क्वेश्चन। यह जो है वह क्या है? एक शॉर्ट क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन ही है लेकिन यह शॉर्ट क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। अब शॉर्ट क्लोज इंडेड क्वेश्चन किसको कहते हैं जी? तो क्वेश्चन जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट इंडेड क्वेश्चन और एक ओपन इंडेड क्वेश्चन। जैसे किसको कह रहे हैं? अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस जो शुरू हो, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसको कह देंगे कि वह क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। जितना भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू रहेगा उसका जवाब या तो यस में दीजिएगा या तो नो में दीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलेंगे कि आर यू मैड, आर यू मैड, आर यू मैड, तो इसका जवाब या तो दे सकते हैं यस या फिर नो। तो ये इसी प्रकार का जो क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्लोज इंडेड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं जी। ठीक है, और इसी के जगह पर हम पूछेंगे कि व्हाई आर यू मैड, वाई आर यू मैड, सेंटेंस ऐसा लिख रहे हैं। अब इस सेंटेंस जो है WH वर्ड से शुरू कर दिए। हम लोग टेंस जब पढ़ते थे तब टेंस के दौरान हमने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वह दो प्रकार के होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक जो है WH वर्ड से शुरू होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन, और जो WH वर्ड से शुरू होता है उसको कहते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चन। तो अभी हम ओपन इंडेड क्वेश्चन पर बात नहीं कर रहे हैं, यह केवल बता रहे हैं कि वो क्लोज इंडेड क्वेश्चन का जवाब या तो यस में दिया जा सकता है या तो नो में दिया जा सकता है। जैसे आर यू मैड, तो इसका जवाब यस हो सकता है या तो नो हो सकता है। वाई आर यू मैड, तभी क्या इसका जवाब यस हो सकता है जी। अगर कोई बोलेंगे कि तुम पागल क्यों हो, तो कहेगा कि यस यस। तुम पागल क्यों हो, तो बोलेगा नो नो नो। तो ये अगर इस प्रकार का WH वर्ड वाला का जवाब अगर यस या नो में देते हैं तो इसका मतलब है कि वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको यस या नो में जवाब केवल उसी प्रश्न का दे सकते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू किया गया हो। जैसे पूछेंगे हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो इसका जवाब यस हो सकता है या नो भी हो सकता है। लेकिन पूछेंगे कि व्हाई हैवंट यू, व्हाई हैवंट यू फिनिश्ड योर वर्क, तो क्या इसका जवाब यस या नो हो सकता है? नहीं, आपको कारण रीजन बताना होगा कि क्यों नहीं। तो ये डिफिनेशन समझ में आया आपको कि क्वेश्चन टैग इज ए शॉर्ट क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग एक शॉर्ट क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है। ओके, आगे इट इज यूज्ड फॉर, यह यूज क्यों किया जाता है? तो इट इज यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, या इसी का साइनोनिम से श्योरिटी या सर्टेनिटी। जब सामने वाले इंसान से आप निश्चित होने के लिए, कंफर्म होने के लिए या श्योर होने के लिए उससे पूछते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई व्यक्ति खाना खा लिया लेकिन फिर भी आप पूछते हैं कि आप खाना खा लिए हैं ना, तो जो ना वर्ड जो लास्ट में बोल रहे हैं आप, यह इसलिए पूछ रहे हैं ताकि उस व्यक्ति से कंफर्म हो लें कि सच में खाना खाया है या नहीं। जैसे आपको ध्यान में है कि वो खाना खा लिया लेकिन फिर भी पूछ लीजिए कंफर्मेशन के लिए कि आपने खाना खाया है या नहीं। तो आप जो नहीं बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं लास्ट में कि आपने खाना खाए, आपने खाना खाया है ना, तो ना बोल रहे हैं या आपने खाना खाया है ना, तो ना जो बोल रहे हैं तो किस लिए बोल रहे हैं? ना कंफर्म होने के लिए, अगले व्यक्ति से हम कंफर्म हो लें। अगर आपको पता है कि वो खाना नहीं खाए हैं तो हम पूछते हैं कभी कभी क्या आपने खाना खाया है? अभी है बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, सामने वाला जानना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि नहीं खाए होंगे, तो बोलेंगे कि नहीं। तो कंफर्म होने के लिए जैसे हिंदी में हम लोग ना का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो है उसी प्रकार इंग्लिश में हम लोग क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने के केवल और केवल 3 ही रूल्स है जी। कितने रूल्स हैं? तो ओनली 3 रूल्स, केवल 3 चीज पर आप ध्यान दीजिए। इसी चीज का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन टैग बनाते हैं। कितने रूल्स? तो ओनली 3 रूल्स। कितने रूल्स? तो ओनली 3। पहला रूल्स क्या है जी? यूज्ड ओनली प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग में हम जो सब्जेक्ट का जो उधर बनाते हैं, सब्जेक्ट ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं, उसको केवल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका जी?
प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करते हैं, इसमें नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेकंड इस चीज को ध्यान में रखिए कि यूज ओनली, इसमें आपको केवल पहला पॉइंट यह ध्यान रखना है कि हमको केवल क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना है, बाकी सेंटेंस जब आपके सामने लाएंगे तो उसमें बेहतर समझ में आएगा। दूसरा, यूज्ड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट, जो हेल्पिंग वर्ब है और नॉट है उन दोनों का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब मिला हुआ फॉर्म का, मर्ज फॉर्म का, ठीक है। जैसे आपके सामने यहां पर लिखा गया, जैसे लिखते हैं इज प्लस नॉट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा इजंट, और प्लस नॉट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा अरेंट, एम प्लस नॉट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा एमंट, गलत, एमंट नहीं होगा जी, ही ध्यान देना, एम प्लस नॉट रहेगा तो एमंट नहीं होगा, अरेंट होगा, क्या होगा अरेंट। तीसरा पॉइंट यह ध्यान रखना है कि इफ वी हैव पॉजिटिव स्टेटमेंट और सेंटेंस, स्टेटमेंट की जगह पर सेंटेंस भी लिखा जा सकता है, कि इफ वी हैव पॉजिटिव स्टेटमेंट और सेंटेंस यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग, तो हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं जी, नेगेटिव क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये होता क्या है नेगेटिव क्वेश्चन टैग, अर्थात नॉट, वर्ब में जब नॉट को मर्ज करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, उसके बाद प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। बाकी जब एग्जांपल्स करेंगे तो आप बेहतर समझ में आएगा। तीसरा बात इसी में है कि एंड व्हेन वी हैव नेगेटिव स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट या सेंटेंस ही हमारा नेगेटिव मिल जाए तो क्वेश्चन टैग कैसा इस्तेमाल करेंगे जी, तो यूज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ये दोनों बात समझ में आया आपको, अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा या पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे, एंड जब हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट ऑलरेडी हो, नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी हो तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे। दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन है, एक दूसरे का अपोजिट है, ओके। इधर कुछ पॉइंट आपको लिखाएगा, जैसे इज प्लस नॉट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा एजेंट, बिल्कुल आसानी याद रह जाएगा। आर प्लस नॉट अरेंट बनता है जी, एम प्लस नॉट इस पर स्टार मार रहे हैं, इसको जरूर याद रखिएगा, एम प्लस नॉट मिलाएंगे तो अरेंट होगा जी, बाज प्लस नॉट मिलाएंगे तो क्या होगा जी, तो बजेंट होगा, इसको आप अपने से बना लीजिएगा, बाज प्लस नॉट मिलाएंगे तो क्या होगा बजेंट, बियर प्लस नॉट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा जी वेरेंट होगा, क्या होगा वेरेंट। तो ये सब बिल्कुल आसान है। कैन प्लस नॉट मिलाएंगे तो क्या होगा जी, तो इसे याद रखिएगा कि कैन नॉट में सिंगल एन हो जाता है, केवल एन होता है, कांट। कुड प्लस नॉट मिलाएंगे तो क्या होगा जी, तो कुडंट होगा, क्या होगा जी कुडंट। सैल प्लस नॉट मिलाएंगे तो इसको याद रखना है, सैल में नॉट मिलाते हैं तो सांट हो जाता है, क्या हो जाता है जी सांट हो जाता है। बिल में नॉट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा जी बॉन्ट होगा, WONT बॉन्ट। तो ये अरेंट वाला और ये यहां पर सैल वाला और बिल वाला, ये जो स्टार मार रहे हैं इसको ध्यान में रखना है केवल। मे प्लस नॉट मिलाएगा तो क्या हो जाएगा मेंट, क्या हो जाएगा जी मेंट, ये सब बिल्कुल आसान याद करना। मस्ट प्लस नॉट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा मस्टेंट हो जाएगा, मस्टेंट। उसी प्रकार माइट प्लस नॉट तो माइटेंट, शुड प्लस नॉट मिलाएंगे तो शुडेंट बनेगा, वुड प्लस नॉट मिलाएंगे तो क्या होगा वुडेंट बनेगा। अर्थात वो जो है खत्म हो जाता है, ऊपर में अपस्ट्रॉफी वाला एस अपस्ट्रॉफी लगा देते हैं। नीड प्लस नॉट नीडेंट, डेयर प्लस नॉट डेरेंट, डू प्लस नॉट डोंट, डिड प्लस नॉट डिडेंट, डच प्लस नॉट डजेंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, हैज प्लस नॉट हैजेंट, हैड प्लस नॉट हैडेंट, ऑट प्लस नॉट ऑटेंट, यूज्ड प्लस नॉट यूज्डेंट। अब इसमें जो है चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखें और इस पर भी स्पेशल केस बताएंगे, जैसे नीड को लेकर के, डेयर को लेकर के सॉरी, और यूज्ड को लेकर के, किसको लेकर के जी यूज्ड को लेकर के। अभी आपके सामने सेंटेंस लाते हैं, सेंटेंस के थ्रू पूरा समझते हैं। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके सामने सेंटेंस लाते हैं, सेंटेंस के थ्रू भर भर के हम प्रैक्टिस करते हैं, ओके। तो स्क्रीनशॉट मारिए इसका। तो चलिए हम लोग जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेज पर। उस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तीन ही है कि आप यूज ओनली प्रोनाउन, और सेकंड थिंग कि बी यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट, और थर्ड नंबर पॉइंट क्या था जी कि इफ वी हैव पॉजिटिव सेंटेंस बी यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग, एंड व्हेन वी हैव नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव सेंटेंस बी यूज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ओके। दोनों एक दूसरे का रिवर्स होगा। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं, समझ बनाने का प्रयास करते हैं। पहला है चिल्ड्रेन लाइक टू ईट स्वीट, चिल्ड्रेन लाइक टू ईट व्हाट, तो स्वीट। खैर हमें ध्यान देना है चिल्ड्रेन सब्जेक्ट पर और उसके बाद आने वाले वर्ब पर। चिल्ड्रेन लाइक व्हाट, तो आंसर मिल रहा है ईट स्वीट। तो चिल्ड्रेन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज इस्तेमाल करेंगे, जो पहले बताइए। चिल्ड्रेन हम जानते हैं कि हमको केवल प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना है क्वेश्चन टैग बनाते समय, केवल और केवल प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना है। किसका जी, प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना है, प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। तो आप बताइए, एक मिनट चौक ले रहे हैं, तो नेगेटिव के लिए
तो चिल्ड्रेन के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? तो चिल्ड्रेन चूंकि प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? दे का। ही का प्लुरल पूछेंगे तब भी दे, सी का प्लुरल पूछेंगे तब भी दे, इट का प्लुरल पूछेंगे तब भी दे, और अगर कोई प्लुरल नॉन है हमारे सब्जेक्ट के लिए तो उसके लिए भी हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तो एक बात तो कंफर्म हम लोग हो गए कि THEY दे ही लिखना है, अब क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब वर्ब क्या लगाए? हम लोग हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहें या एक्जुलरी वर्ब कहें, दोनों एक ही का नाम है। एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही को कहते हैं। तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो देखेंगे सेंटेंस किस टेंस का है और उस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। दो ही टेंस को पहचानने में आपको थोड़ा सा हो सकता है, और चीजों को जो पढ़ लिए उनके लिए बिल्कुल आसान है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पॉजिटिव सेंटेंस रहता है जी, तो उसमें हम किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद V1 या V5 लिखा था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो उसमें डायरेक्ट मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। और सेकंड थिंग वाला, सेकंड पॉइंट क्या है कि जब पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव रहता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसमें उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात उसमें भी किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तब हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं डू या डज का, और जब पास्ट का इंडेफिनिट रहता है तब उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं डिड का। इंट्रोगेटिव या नेगेटिव रहता है तब किसका इस्तेमाल करते हैं? डिड का। ओके, और इसके अलावा किसी भी जितना भी आपके पास टेंस है सब में हम अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, यही दो टेंस में। तो चिल्ड्रेन लाइक, अब लाइक चूंकि V1 है तो इसलिए V1 है, तो हम समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो डू का इस्तेमाल करेंगे या डज के इस्तेमाल करेंगे। तो दे के साथ डू लगेगा कि डज? तो दे के साथ डू लगेगा, क्या लगेगा? डू। तो डू दे, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? चिल्ड्रेन लाइक टू ईट स्वीट का क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे तो बनेगा डू दे क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आया आपको? डू क्यों लिखे? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था इसलिए उसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए डू। और दे क्यों लिखे सर? तो दे इसलिए लिखे क्योंकि चिल्ड्रन जो कि प्लुरल नाउन था इसलिए हम लोग दे का इस्तेमाल किया, प्रोनाउन का ही इस्तेमाल केवल करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, द अर्थ रिवॉल्व्स, और चूंकि सेंटेंस सॉरी जी एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं इसमें हम, क्या कि सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो तीसरा नंबर पॉइंट लिखवाए थे कि सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना। तो सेंटेंस ही पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग अगर डू दे बनाइएगा तो गलती हो जाएगा। सही क्या होगा? इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा और सही आंसर होगा डोंट दे। क्या होगा जी? डोंट दे। ओके, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब अर्थ के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करें बताइए? अर्थ चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसका लिए प्रोनाउन जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वह इट का इस्तेमाल करेंगे। किसका जी? इट का। तो इस बात को तो फिक्स मान लिया कि इट हमको यूज करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव इस पर गौर करते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स, अगर वर्ब में एस लगाते हैं तो V5 बन जाता है, और V5 का प्रयोग कौन सेंटेंस में करते हैं? तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, अर्थात इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो डू या तो डज। अब देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कैसा, हमारा प्रोनाउन कैसा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जो इस्तेमाल किए हैं वह है इट। क्या लिखे हैं? इट। तो इट के लिए इट के साथ डू लगाएंगे कि डज? तो ऑब्वियस सी बात है कि डज लगाएंगे। और सेंटेंस हमारा चूंकि पॉजिटिव है तो डज के साथ नॉट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बोलिए? डजंट। तो आंसर क्या होगा इसका? डजंट ईट। क्या होगा जी? डजंट ईट। डजंट ईट होगा आंसर। क्या होगा? डजंट ईट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन का आंसर क्या होगा? डजंट ईट। और चिल्ड्रन लाइक टू ईट द स्वीट का आंसर क्या होगा? डोंट दे। अगला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है कि द स्टूडेंट्स डिड द वर्क। द स्टूडेंट डिड द वर्क। अब डिड को देख करके बच्चा कंफ्यूज होता है कि डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। देखिए, डिड हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है और डिड मेन वर्ब का भी काम कर सकता है जी। अगर डिड के बाद अगर नोट लगा रहे हैं या फिर डिड को आप किसी सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तब डिड जो होगा ना जी वह हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। लेकिन डिड के बाद नॉट भी नहीं लगा हुआ है और या किसी सब्जेक्ट के पहले भी नहीं यूज हुआ है तब डिड जो है वह मेन वर्ब का रूप में आएगा। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? V1 की V2 की V3 की V4। तो यह होगा V2। क्या होगा? V2। और V2 का प्रयोग किस टेंस में करते हैं जी? तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ओके, तो सेंटेंस स्टूडेंट्स के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? तो स्टूडेंट के लिए हम लोग प्रोनाउन करेंगे स्टूडेंट, चूंकि प्लुरल है। जैसे चिल्ड्रन के लिए प्लुरल था देखिए, तो इसके लिए भी दे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, और उसके बाद डिड द वर्क। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किसका इस्तेमाल करेगा? नेगेटिव।
तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे डिड का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में तो डिड का। तो डिड में नॉट को मिलाएंगे तो क्या होगा? डिडंट दे, अर्थात द स्टूडेंट्स डिड द वर्क का क्वेश्चन टाइप क्या होगा जी? डिडंट दे होगा। क्या होगा जी? डिडंट दे। नेक्स्ट सेंटेंस है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यहां पर बाइट है, डॉग्स है, डॉग्स है तो इसका मतलब प्लूरल है, तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? इट का कि दे का? तो दे का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? दे का। तो इसको मिटा रहे हैं और लिख रहे हैं दे का। किसका जी? दे का, THEY, दे का इस्तेमाल कर दिए। और उसके बाद देखेंगे कौन सा टेंस का है। तो हम उस दिन भी बताए थे की वर्ड आपको लिखवाएगा था। अगर आप वर्ब, टेंस एंड टाइम वाला वीडियो नहीं देखें तो वंस अगेन आप जाइए और जा करके देखिए और चीजों को समझिए। अगर ये जो वर्ड है, कौन सा वर्ड? सेल्डम, यह किसका कीवर्ड है जी? तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है। अगर ऐसे ही अगर पहचानने वाले हैं तो ऐसे ही पहचानिएगा कि डॉग्स है और उसके बाद बाइट है। तो V1 का प्रयोग कौन सा टेंस में करते हैं? तो V1 का प्रयोग जो करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो डॉग्स के लिए तो दे लिखना कंफर्म मान लिया हम, पहले नहीं मान लिया कि दे। अब इसके साथ दे के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा? तो ऑब्वियस ही बात है कि डू ही लगाएंगे। अब सेंटेंस हमारा जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं सेल्डम, ये सेल्डम वर्ड रहने के कारण ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया जी। सेल्डम नेगेटिव वर्ड है। और यहाँ पर की पॉइंट हम लिखवाए भी हैं कि कौन कौन सा वर्ड है जो नेगेटिव होता है। नहीं तो बच्चा कल ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते पढ़ाते पूछता है कि कौन कौन सा ऐसा शब्द है। बच्चा के मन में होता है कि कौन कौन सा ऐसा शब्द है जिसको लिखा दीजिए जिससे हम कंफ्यूज नहीं हो सेंटेंस पढ़ते समय। सॉरी। तो डू दे क्या हो गया? डू दे। सी डज हर वर्क हार्डली। सी डज हर वर्क हार्डली। अब यहां फिर से पूछ रहे हैं डज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? जैसे डिड के बारे में बताएं कि वह हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। डज भी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। डज के बाद अगर नोट लगा दिए तो वह हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ओके। और उसके बाद कोई ना कोई वर्ब लिखना पड़ेगा आपको। अगर डज को आप किसी सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं तभी वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन सी डज लिख रहे हैं, उसके बाद कोई वर्ब नहीं लिख रहे हैं, सीधा नॉन लिख रहे हैं, सी डज व्हाट का हर वर्क। तो सी डज यहां पर जो है V5 के रूप में इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। तो सी के लिए वहां पर सी है तो ऑब्वियस सी बात है सी जब है ही तो प्रोनाउन हमको ढूंढने पड़ेगा नहीं। यहां तो सी तो मिल ही गया है तो सी लिख दिए। अब यहां पर सी डज हर वर्क और इसमें एक सेंटेंस जोड़ दिया है हार्डली। क्या जी? हार्डली। अब इसके अनुसार डू का इस्तेमाल करें कि डज का अनुसार? सी के अनुसार। तो सी के साथ लगता है डज, आपको पता होना चाहिए। सी के साथ डू लगता है कि डज? तो डज लगता है। क्या लगता है? डज लगता है। सी के साथ क्या लगता है जी? डज लगता है। सी के साथ लगेगा डज। हाँ, अब इसमें डजंट करें कि नहीं करें यह बात डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है हार्डली। सॉरी। और हार्डली अगर नेगेटिव वर्ड है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव करने की आवश्यकता नहीं है जी। तो इसलिए डज से ही हो जाएगा, यह करेक्ट आंसर होगा। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। द मैनेजर डिड नॉट डिस्टर्ब मी। द मैनेजर डिड नॉट डिस्टर्ब मी। मैनेजर जो है यहाँ पर डिड है और उसके बाद नोट लगाए, जैसे यहाँ पर डिड था इस सेंटेंस में तो मेन वर्ब था, यहाँ पर डिड के बाद नोट लगा नहीं थे, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और डिड नॉट का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अब मैनेजर के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करें? तो मैनेजर चूंकि मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। हमारा जो कंट्री है मेल डोमिनेटेड कंट्री है, इसलिए हम जब को मेल और फीमेल दोनों में से हम कैटेगराइज नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि कौन मेल है क्या फीमेल दोनों हो सकती है, तो हम ज्यादा प्रीफर करेंगे मेल को प्रायोरिटी देने का। किसको? मेल को। तो मैनेजर के लिए लिखेंगे ही। और डिड नॉट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, तो यहां पर हम प्रयोग करने वाला हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का डिड। अब यहां पर डिड ही होगा क्वेश्चन। अब नॉट तो पहले से लगा होता सेंटेंस में तो इसके साथ डिडंट करने की आवश्यकता नहीं है, डिड ही क्वेश्चन मार्क। ओके हो गया। द एम्प्लॉय डिड दिस वर्क यस्टरडे। फिर से डिड लिखे हैं जी और डिड के बाद नोट नहीं लगाए हैं। तो डिड यहां पर क्या है? मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर मेन वर्ब है जी, नोट नहीं लगा हुआ तो डायरेक्ट डिड आया है तो मेन वर्ब है। और अगर डिड सब्जेक्ट के पहले रहता तभी हेल्पिंग वर्ब रहता। ठीक है। और आगे यस्टरडे जो आया है, यस्टरडे किसका कीवर्ड है? तो पास्ट इंडेफिनिट का ही कीवर्ड है जी, या फिर पास्ट का कीवर्ड है। ओके। तो द एम्प्लॉय डिड दिस वर्क। तो हम सबसे पहले तो एम्प्लॉय के लिए कौन सा, एम्प्लॉय चूंकि नॉन है तो हम प्रीफर करेंगे कि एम्प्लॉय के लिए कौन सा जो है हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, ही का कि सी का। अब दे का तो कर नहीं सकते, एम्प्लॉयज है नहीं, प्लूरल है नहीं, तो ही का चुनाव करेंगे, सी का चुनाव। अभी हम जस्ट इसके पहले वाले एग्जांपल्स में बताए हैं
कि हमको जब एम्प्लॉय मेल या फीमेल दोनों हो सकती है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, बोलिए, प्रायोरिटी देंगे मेल को। किसको जी, मेल को। तो एम्प्लॉय के लिए लिखे ही और डिड, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करना है डिड। और चूंकि सेंटेंस हमारा देख लेंगे कि सेंटेंस में हमारा कोई नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, तो एम्प्लॉय डिड दिस वर्क स्टार्ट, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है जी, नहीं है तो क्वेश्चन टैग में तो नेगेटिव करना पड़ेगा ना, तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिडंट ही। क्या होगा इसका आंसर, डिडंट ही हो जाएगा। क्या होगा, डिडंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, माई फादर रेयरली स्कॉल्ड्स मी। ठीक है जी, कि मेरे पिताजी जो है ना जी, वह मुझे बहुत ही कम डांटते हैं जी। तो माई फादर रेयरली स्कॉल्ड्स मी, स्कॉल्ड्स से पता चल रहा है, स्कॉल्ड्स से पता चल रहा है कि V5 है। V5 है, इसका मतलब कि कौन सा टेंस है जी, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। अब फादर के लिए ही इस्तेमाल करें कि सी, तो सबको ही बता देगा कि ही इस्तेमाल करें, सी तो कर नहीं सकते हैं। अगर आपका जवाब है सी तो इसका मतलब आप मेंटली जो है डिस्टर्ब है। फादर कभी भी ही हो सकते हैं, सी नहीं हो सकते। तो माय फादर रेयरली स्कॉल्ड्स मी। अब रेयरली, अब इसमें ढूंढेंगे कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, डू या डज का। तो ही के साथ डू लगेगा कि डज, तो ऑब्वियस सी बात है कि ही के साथ डज लगता है जी। क्या लगता है, डज। अब सेंटेंस में हम ढूंढ लेंगे कि कोई वर्ड ऐसा भी तो नहीं है जो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव नहीं है तो डज के साथ नोट को मर्ज करेंगे, डजंट ही बना देंगे। अगर कोई वर्ड पहले से ऑलरेडी अगर नेगेटिव है तो डज ही छोड़ देंगे। जैसे माय फादर रेयरली, रेयरली जो वर्ड है वह नेगेटिव वर्ड है जी। कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव वर्ड है तो केवल डज ही लिखेंगे, डजंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें सीखने वाली बात क्या है, आई थिंक सी इज राइट। अब इसमें तो दो सेंटेंस हो गया, आई थिंक भी है, फिर कॉमा लगा के सी इज राइट भी है। तो हमारा रियल सेंटेंस इसमें क्या है, आई थिंक आप किसी सामने वाले पर्सन के बारे में कंफर्म होना चाह रहे हैं कि आई थिंक सी इज राइट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वह सही है, या फिर हो सकता है कि आपको लगे सी इज रॉन्ग। तो सी इज राइट, आई थिंक सी इज राइट, आई थिंक सी इज रॉन्ग, इस प्रकार की चीजें हो सकता है। तो रियल सेंटेंस आई थिंक नहीं बल्कि सी इज राइट ही है। तो अब सी इज राइट अगर रियल सेंटेंस है तो प्रोनाउन तो सी हमको मिल गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अगर इज देख पा रहे होंगे तो इज हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में भी हमको मिल गया, तो इज सी हो गया, ठीक है। अब हमको सेंटेंस को देखना है कि पॉजिटिव है कि इसमें कोई नेगेटिव वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है। तो सी इज राइट में कोई नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इज नहीं इजंट सी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, इजंट सी। क्या करना पड़ेगा, इजंट सी करना पड़ेगा। इसके बाद आगे अगले वाला सेंटेंस में, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है जी। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, तो ही सब्जेक्ट हो गया ऑलवेज, कम्स से पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जी तो अभी हम बताएं, सबसे पहले तो ही के लिए अगर हमको मिल रहा है पहले से तो ही लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। और कम्स जो है V5 है तो यहाँ पर नेगेटिव की इस्तेमाल करने, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे डू या डज, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज। अब हम देख लेंगे कि सेंटेंस में कहीं पर कोई नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, अगर नेगेटिव वर्ड नहीं है तो इसके साथ हमको नॉट को मर्ज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा डजंट ही। क्या बनाना पड़ेगा जी, डजंट ही। क्या बनाना पड़ेगा, डजंट ही। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दे ऑफन हेल्प मी, दे ऑफन हेल्प मी। इस सेंटेंस में तो हमको क्या मिल रहा है देखने को, हमको प्रोनाउन मिल गया है, दे मिल गया प्रोनाउन। चलिए दे को कम से कम ढूंढते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब दे ऑफन हेल्प, तो हेल्प जो वर्ड है इस V1 में है तो समझेंगे डू लगाए कि डज, तो डू ही लगाएंगे। अब यहाँ पर डोंट करें कि नहीं सेंटेंस में देखते हैं पढ़ के, दे ऑफन हेल्प मी। तो ऑफन जो वर्ड है जी वह नेगेटिव नहीं पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो पॉजिटिव वर्ड है तो इसको तो नेगेटिव है सेंटेंस नहीं, तो इसको हमको क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना पड़ेगा, अर्थात डू के साथ नॉट को मर्ज करना पड़ेगा, रियल में होना चाहिए डोंट दे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, इट हार्डली रेन्स हियर। कहना चाह रहा है, इस कहने का सेंस है कि यहाँ पर जो बारिश होता है ना जी वह रेयर केस होता है, मतलब मुश्किल से बारिश होता है। ओके, तो इट हमको प्रोनाउन मिल गया तो इट तो लिखेंगे ही, इट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ही। रेन्स अर्थात रेन का रेंस कर दिए V5, तो इसके साथ डू लगेगा या तो डज लगेगा। तो इट के साथ डू लगता है कि डज, तो ऑब्वियस सी बात है कि डज लगता है। क्या लगता है, डज। अब देखेंगे कि सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। तो हाँ जी, इस सेंटेंस में जो हार्डली वर्ड आप देख पा रहे हैं यह नेगेटिव है। हार्ड पॉजिटिव है लेकिन हार्ड में एल वाई लगा देते हैं, हार्डली जब कर देते हैं तो वह नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग की आवश्यकता नहीं है, केवल लिखना पड़ेगा डज इट। क्या लिखना पड़ेगा, डज इट। क्या यहाँ से आपको एक मन में विचार आ रहा है
कि ऐसा कौन कौन सा वर्ड है सर जो बता दीजिए कि कौन कौन नेगेटिव होता है, नहीं तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। अगर जैसे ही एक्स्ट्रा सेंटेंस में देखेंगे वर्ड तो हमको लगेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर निश्चित है, कुछ निश्चित वर्ड है जो नेगेटिव होता है। जैसे देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर, यहाँ पर स्टार मार्क आपके सामने लिखे हैं, देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर नेगेटिव। कुछ ही ऐसे शब्द है जो नेगेटिव है जी, जैसे हार्डली, इस बात को याद रखिएगा, एन सीरीज वाला नहीं है। हार्ड में एल वाई जोड़ते हैं हार्डली, स्कार्स में एल वाई जोड़ता है स्कार्सली, बेयर में एल वाई जोड़ते हैं बेयरली, रेयरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, और ये सब जो बात है वह नेगेटिव है। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड को आप याद कर लीजिए, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, और बाकी तो एन सीरीज वाला वर्ड है जो एन से स्टार्ट हो रहा हो तो नेगेटिव ही है, जैसे नो, नॉट, नेवर, नन, नथिंग, नोबडी, नोबन। अब ये सब रहेगा तो अभी क्या है, नेगेटिव है। यहां पर समझाने वाला पॉइंट आपके सामने लिख के रखे हैं कि काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन। जैसे आप इस वर्ड को समझे, जैसे फ्यू और लिटिल यहां पर है लिखा हुआ, फ्यू और लिटिल, लिटिल नेगेटिव है और फ्यू भी नेगेटिव है। तो फ्यू जब हम लिखते हैं तो नेगेटिव है जी, और लिटिल लिखते हैं तब भी नेगेटिव है। लिटिल किसके यूज होगा, तो अनकाउंटेबल नॉन से पहले लिटिल का इस्तेमाल करते हैं और क्वांटिटी बताने के लिए। और ये जब काउंटेबल नॉन है जिसको आप काउंट कर सकते हैं तो उसके क्वांटिटी को बताने के लिए, इसकी नंबर को बताने के लिए हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। जब संख्या में ना के बराबर हो, फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल, ना के बराबर, ठीक है। लिटिल का मतलब भी होता है नेग्लिजिबल, ना के बराबर। तो ना के बराबर अर्थात नेगेटिव ही है, ना के बराबर अर्थात नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही इसमें कोई आर्टिकल ऐड ऑन करते हैं, जैसे ए लगा दी, ए फ्यू, जैसे ए फ्यू या फिर ए लिटिल, यहां पर ए फ्यू लिख दिए, सॉरी, ए लिटिल, क्या होगा, ए लिटिल, तो ये पॉजिटिव में चल जाएगा जी। ए फ्यू का मतलब होता है एटलीस्ट समथिंग, कुछ चीजें जो है। यहां पर लिटिल का मतलब भी एटलीस्ट समथिंग, कुछ है। द लिटिल, यह भी पॉजिटिव है, द फ्यू तभी पॉजिटिव है। और इधर चूंकि हम फ्यू वाला लिख रहे थे तो इधर फ्यू लिखना है, द फ्यू, इधर लिटिल वाला लिख रहे थे तो इधर लिटिल लिखना, लिटिल, ओके, लिटिल। इसका मतलब होता है रिमेनिंग, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको कह रहे हैं, ओके। द लिटिल कहने का मतलब है इसमें रिमेनिंग या लेफ्ट, जो बचा हुआ है, लेफ्ट मतलब बाया नहीं, लेफ्ट मतलब जो बचा हुआ है सॉरी। देखिए सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, ही डिड लिटिल वर्क और ही डिड ए लिटिल वर्क, दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। ही डिड लिटिल वर्क, लिटिल नेगेटिव है, ही डिड ए लिटिल वर्क में ए लिटिल पॉजिटिव हो गया। आर्टिकल जैसे लग गया, ए चाहे दा कुछ भी लग गया आर्टिकल, तो वह पॉजिटिव हो गया जी। ही डिड लिटिल वर्क मतलब वह उसने काम किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया उसने काम। लेकिन इसी सेंटेंस को ऐसे बोले, ही डिड, इस लिटिल के पहले केवल ए जोड़ दें, ए लिटिल वर्क अर्थात उसने थोड़ा सा काम किया है, कुछ तो काम किया है। तो अगर इसको हम नेगेटिव करें तो प्रोनाउन तो ही है तो ही लिखेंगे, ओके। और डिड जो है मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ, ही डिड, तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया। तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया तो पास्ट इंडिफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, डिड का। तो लिखना पड़ेगा डिड ही, क्या लिखना पड़ेगा जी, डिड ही। अब डिडंट करें कि नहीं ये किस पर डिपेंड करता है, तो हमारे सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड पर। तो लिटिल चूंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो फिर डिडंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा जी, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम ही होगा, लेकिन डिड नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या हो जाएगा जी, डिडंट हो जाएगा। डिडंट क्यों, क्योंकि ए लिटिल जो हो गया वह पॉजिटिव हो गया। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आया? हम आशा करते हैं कि यहां तक की बात आपको समझ में आया होगा। दो चार और सेंटेंस लाते हैं, उस पर हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, ओके। आपके सामने फिर वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस लेकर आए हैं जी, जिससे अलग अलग चीजों को हम फिर से समझेंगे। सी हैज मेनी फ्रेंड्स, सी हैज मेनी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले प्रोनाउन हमको मिल गया, तो प्रोनाउन हमको क्या मिल गया जी, सी, तो सी लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब हैज, तो हमको हेल्पिंग वर्ब भी मिल रहा है, हैज। अब हैज के साथ आपको दो चीज सीखना है। अब हैज के बाद अगर नॉट लिखा हुआ है तो हैज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे डिड के बारे में आपको समझाते हैं, डू के बारे में समझाया, डच के बारे में। अगर नॉट लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब है, अगर इसके बाद V3 है तब भी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर इसके बाद V3 नहीं है, डायरेक्ट ही हैज है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, जैसे सी हैज मेनी फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हैज जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा जी, ओके। हैज रहे तभी, हैव रहे तभी। तो उसी के अनुसार यहाँ पर डू लगेगा कि डज लगेगा,
तो होगा डज। सी के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। और सेंटेंस में कहीं प्रकार से किसी भी प्रकार का नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा डजंट सी। कई बार आपको हैजंट सी देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। सही करेक्ट आंसर टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर जो है डजंट सी होना चाहिए, क्योंकि हैज देखने से आप केवल इसको प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं समझ सकते हैं जब तक हैज के बाद V3 आपको देखने को नहीं मिलेगा तब तक। जैसे अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, सी हैज नॉट डन। अब यहाँ पर हैज के बाद नॉट हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद V3 है, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। लेकिन ये हैज देख करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस ना समझे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जी। हैज या हैव, अगर हैज लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ V5 हो गया। अगर हैव लिखते जैसे यहाँ पर रहता आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो आई के साथ यहाँ पर जो हैव लगाते हैं वह V1 हो जाता जी। तो सी हैज नॉट, तो सी तो हमको मिल गया है, तो सी लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और हैज के साथ नॉट लिखा हुआ है तो हमें केवल हैज की आवश्यकता है, नॉट तो हमारा सेंटेंस में ही है, तो हैज सी ओके हो जाएगा। somebody has stolen my pen है, तो someone और somebody को लेकर हम आपको समझा लेते हैं। जब भी आपको दिखाई दे बडी, लास्ट में दिखाई दे वन, जैसे somebody लिखे हैं, यहाँ पर everybody भी हो सकता है, somebody, everybody, nobody, anybody। उसी प्रकार यहाँ पर someone, anyone, no one, everyone, ये चार चीज हो सकता है। तो बडी या वन मिलेगा तो उसके लिए जो आप प्रोनाउन इस्तेमाल करेगा वह दे का इस्तेमाल करेगा। किसका जी? THEY, दे का। किसका इस्तेमाल करेगा? THEY, दे का इस्तेमाल करिएगा, ओके। और बाकी दे के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अब हैज स्टोलन है, हैज स्टोलन माई साइकिल, याद है बिल्कुल रियल एग्जांपल लिखा गया है, सच में मेरा साइकिल किसी ने चुरा लिया है। तो somebody हैज स्टोलन माई साइकिल, तो हैज है तो यहाँ पर हैज लिखेंगे कि हैव लिखेंगे? तो अब ऐसी बात है कि दे के साथ हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा जी? हैव लगेगा, तो हैव लिखना पड़ेगा। अब सेंटेंस नेगेटिव में है, किसी प्रकार का नेगेटिव वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा क्वेश्चन टाइप को, तो हैवंट दे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है समवन चीटेड मी, किसी ने मुझे चीट कर लिया है जी। तो चीटेड से पता चल गया कि सेंटेंस हमारा पास्ट का इंडिफिनिट है, और समवन वहां में अगर देख लिए तो THEY, दे का ही इस्तेमाल करेंगे, ओके। और चीटेड है तो इसका मतलब पास्ट का इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट का इंडिफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस है तो हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड का। और अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाने के लिए डिडंट का इस्तेमाल करेंगे, डिडंट दे, ओके। एवरीथिंग इज ओके, अगर थिंग वाला वर्ड दिखाए जैसे एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इस प्रकार समथिंग, तो थिंग के लिए जैसे सेंटेंस है एवरीथिंग इज ओके, तो थिंग वाला वर्ड दिखाई देगा तो इसके लिए हम नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इट का, तो इसमें इट का इस्तेमाल करेंगे। और इज अगर हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में आ रहा है या मेन वर्ब ग्रुप में तो इस्तेमाल हो रहा है तो इज। और अगर एवरीथिंग इज ओके में इस सेंटेंस में किसी प्रकार का नेगेटिव वर्ड नहीं है तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए इजंट लिखना पड़ेगा, इज प्लस नॉट, इजंट इट। वन वाई ऑफन कम्स, हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिल रहा होगा। वन वाई ऑफन कम्स हियर, वन वाई ऑफन कम्स हियर। अब यार वन यहाँ पर भी है और अगला सेंटेंस में वन शुड डू वंस ड्यूटी, दोनों में वन वन है, लेकिन वन जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वह प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है जी। क्यों? सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। सब्जेक्ट का काम या तो नाउन कर सकता है या प्रोनाउन कर सकता है, तो वन तो किसी प्रकार का नाउन है नहीं, तो यह प्रोनाउन ही है जी। प्रोनाउन में इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ओके। तो ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के मतलब होता है हर एक। वन में वन का प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसका मीनिंग होता है हर एक, और वन को जब हम एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं तब उसका मतलब होता है एक। जैसे वन वाई ऑफन कम्स, एक लड़का अक्सर यहाँ आता है जी, तो वन वाई हो गया, तो रियल सब्जेक्ट वन नहीं है हमारा, वाई है, और वाई के लिए इस्तेमाल करेंगे ही का। किसका जी? ही का। कम्स से पता चल गया कि V5 है तो या तो डू का इस्तेमाल करें या डज का इस्तेमाल करें, तो ही के साथ डू नहीं लगेगा, डज ही लगेगा। और सेंटेंस में हमारा किसी प्रकार का नेगेटिव वर्ड, ऑफन जो है वह पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। देख लीजिए इसके पहले वाला नेगेटिव वर्ड लिखवाए होंगे कि कुछ देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर नेगेटिव, तो उसमें ऑफेन शामिल नहीं था, वह जो ऑफेन पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पर डजंट लिखना पड़ेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हो जाएगा डजंट, डजंट ही हो जाएगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी, अब वहां पर वन जो है यहाँ पर रियल सब्जेक्ट ही वन है, तो अगर रियल सब्जेक्ट अगर वन है तो वन का ही इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन के रूप में, और शुड है और नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट वन। क्या हो जाएगा जी? स्टूडेंट वन हो जाएगा, स्टूडेंट वन, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें आपको ये दोनों सेंटेंस में क्या सीखने को मिला कि वन एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है, वन प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होगा। अगर प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ तो वन का ही इस्तेमाल कर देंगे, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके साथ अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो स्टूडेंट कर दिए, अगर शुड नॉट लिखा रहता तो केवल शुड ही हो जाता। और इसमें सीखने वाली बात था कि रियल जो है वन के बाद आने वाला जो है
नॉन है वह रियल सब्जेक्ट है, तो वन गर्ल रहता है तो यहाँ पर सी का इस्तेमाल करते हैं, ही का नहीं इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में सीखने वाली बात है, दिस या दैट से जब सेंटेंस हमारा चालू रहता है प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए दिस या दैट के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं? जैसे लिखा है सेंटेंस कि दिस इज माई ब्रदर, तो इट का इस्तेमाल करेंगे। और इज में नॉट को मार्च करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? इजंट। क्या हो जाएगा? इजंट इट। क्या होगा? इजंट इट क्वेश्चन मार्क। दैट इज माई सिस्टर, अब फिर इट दैट देखने को मिला तो हम लिखेंगे इट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इज में नॉट को मार्च करेंगे तो क्या हो जाएगा? इजंट इट। क्या हो जाएगा? इजंट इट, इजंट इट क्वेश्चन मार्क। इसमें सीखने वाली बात है कि दीज और दोज अगर सेंटेंस में दिखाई देता है तो इसके लिए हम, चूंकि दिस और दैट का प्लूरल ही है दीज और दोज, तो जहां इट इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे दे का, बाकी सब कुछ सेम ही है। जैसे अगर हम लिखेंगे यहाँ पर दे, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिए, आर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर नॉट। क्या हो जाएगा जी? आर नॉट दे क्वेश्चन मार्क। आर है तो यहाँ पर भी हो जाएगा आर नॉट दे, आर आरंट, आरंट आरंट दे। यहां तक बात समझ में आ गया होगा? थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ऑल ऑफ यू हैव डन दिस वर्क, जैसे यहां पर समझाने वाली बात हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि यहां पर देख रहे हैं ऑल ऑफ यू, ईच ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ देम, या फिर आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स। तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और बोथ ऑफ, ईच ऑफ या ऑल ऑफ के बाद जो इधर आप देख रहे हैं ऑफ के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है, या फिर हो सकता है कि इसके बाद आने वाला जो नाउन है, तो वह उसके अकॉर्डिंग हम जो है प्रोनाउन का चुनाव करेंगे। जैसे ऑल ऑफ यू है तो यू के अनुसार हम प्रोनाउन का चुनाव करेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? यू। क्या लिखेंगे? यू और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हैव डन है तो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इसका साथ बनाएंगे हैवंट, हैवंट, हैवंट यू। ओके, ईच ऑफ यू इज, अब यहां पर यू के अनुसार इज लगल देखने से सेंटेंस में बच्चा कंफ्यूज होता है, यू के साथ तो आर लगता है, यहाँ यू के साथ इज लगा दिया, सेंटेंस गलती लिखा है। सेंटेंस बिल्कुल सही है जी, यू के साथ इज नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर इच के लिए इज लगाया गया है। ईच ऑफ यू, यहाँ पर रियल सब्जेक्ट यू नहीं है, रियल सब्जेक्ट तो यह है। लेकिन जब हम प्रोनाउन बनाते हैं तब चूंकि हमें प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए प्रोनाउन का चुनाव जो है हम ऑब्जेक्ट को देखकर करते हैं जब इस प्रकार का सेंटेंस रहता है तब। तो यू के लिए हम चुनाव करेंगे यू का, और उसके बाद इज है तो यू के साथ तो इज नहीं लगेगा तो आर लगेगा, नेगेटिव बनाना है तो अरेंट करेंगे, अरेंट यू क्वेश्चन मार्क, अरेंट यू। ईच ऑफ यू का क्या हो जाएगा? अरेंट यू। ऑल ऑफ यू का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ यू। हैव का क्या हो जाएगा? हैवंट यू। ओके, अगला सेंटेंस बोथ ऑफ यू, तो बोथ ऑफ यू, तो यू तो फिर से आ गया तो यू लिखेंगे यू और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आर में नॉट को मार्च करेंगे तो क्या हो जाएगा? आरंट यू। क्या होगा जी? आरंट यू। नाइदर ऑफ देम, नाइदर, ये देखिए नाइदर, ये नेगेटिव है, एन से शुरू होने वाला वर्ड है नाइदर, तो नेगेटिव है तो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं केम, केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बात हो गया तो डिड का इस्तेमाल करेंगे, डिड। और उसके बाद देम है तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम कौन सा? देम। किसका ऑब्जेक्टिव कैसे? तो दे का, तो डिड दे होगा। क्या होगा? डिड दे। आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स विल गो देयर, दो भाई में से कोई भी भाई वहां पर जाएगा, दोनों नहीं जाएगा लेकिन दोनों में से एक जरूर जाएगा। आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स विल गो देयर, तो आइदर ऑफ टू ब्रदर्स लिखे तो टू ब्रदर्स, तो टू ब्रदर्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? इट का कि दे का? तो दे का इस्तेमाल करेंगे जी। और बिल है, अब चूंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? क्या है जी? सेंटेंस हमारा आइदर वाला पॉजिटिव है तो इसमें इस्तेमाल करेंगे क्या जी? विल में नॉट को मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? विल प्लस नॉट इज इक्वल टू लिखवाए थे वांट, क्या होता है? वांट। क्या होता है जी? वांट दे क्वेश्चन मार्क। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब कुछ सेंटेंस देखते हैं जो एग्जाम में पूछते रहता है, जैसे प्लीज से स्टार्ट हो गया तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है जी। प्लीज कम हियर, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस वाले को बनाना बिल्कुल आसान है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन टैग होगा विल यू। क्या होगा जी? विल यू या फिर वांट यू, दोनों हो सकता है, बोथ आर करेक्ट, विल यू या वांट यू। बिल में नॉट को मर्ज करिए, बिल नॉट बन जाएगा वांट, तो वांट यू भी सही है और विल यू भी सही है। तो प्लीज कम हियर कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, इसमें आप जो हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ग्रुप में यू ही इस्तेमाल होता है। तो विल यू क्वेश्चन मार्क। डोंट डिस्टर्ब मी, तो फिर भी क्या लिखेंगे? विल यू। क्या लिखेंगे जी? विल यू। डोंट गो आउटसाइड टुडे, आज बाहर नहीं जाना है तो फिर लिखेंगे क्या जी? विल यू। क्या लिखेंगे? विल यू। काइंडली हेल्प द नीडी पीपल, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा जी? विल यू। क्या होगा? विल यू। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा आगे लेट्स वाला सेंटेंस में सीखने वाली बात है। लेट्स अगर लिखा हुआ था इसका मतलब होता है लेट प्लस अस। लेट्स का मतलब क्या होता है जी? लेट्स का मतलब होता है, ऐसा अगर लिखा हुआ लेट्स इसका मतलब होता है लेट और अस होता है, लेट और अस दोनों को मिला करके ही मर्ज करके बनाएगा लेट्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अस दिखाई दे रहा होगा अगर अस दिखाई दे रहा है तो हम इस्तेमाल करेंगे बी का, और यहाँ पर सैल बी का इस्तेमाल करेंगे। किसका जी? सैल बी का।
लेट वाला सेंटेंस को लिया, स्पेशली बता रहे हैं, लेट से शुरू रहेगा तब। अब यहाँ पर लेट के बाद हिम है, लेट के बाद केवल एस लगा रहेगा अपॉस्ट्रोफी के साथ, तब लेटेस्ट होता है, तभी केवल बी का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा लेट के बाद हिम रहे, लेट के बाद यू रहे, लेट के बाद जब भी रहेगा ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा, लेट हिम, लेट यू, लेट देम, लेट हर, लेट हिम, तो कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पर आपको लेट के बाद यहाँ पर हिम लिखा हुआ है तो ही का इस्तेमाल नहीं करना है, यू का ही इस्तेमाल करना है। यू इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट से शुरू होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस है। और बिल का प्रयोग करना है, बिल यू, यहाँ पर बिल यू इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल ही नहीं करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा बिल हिम जो है होगा ऑब्जेक्टिव केस ही का। तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होकर के ही लगा देता है, बिल ही, जो कि ऐसा आपको नहीं करना है। अगर लेट के बाद हार भी रहता ना जी, लेट हर डू द वर्क, उनसे उसको काम करने दो, तभी हम लोग यहाँ पर सी नहीं लिखते, यू ही लिखते। अर्थात एस के अलावा कोई भी चीज हो दिखाई दो तो हमें या तो बी का इस्तेमाल करना है या यू का इस्तेमाल करना। तो आस रहेगा तो बी लिखेंगे, और इसके अलावा कोई भी, इसके बाद लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए हम यू का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहां तक की बात को आपको समझ में आया, हम आपको बेहतर समझाने का प्रयास किए हैं। तो कल 1 जनवरी बिल्कुल मस्त से मनाइए और आप जो है बेहतर ढंग से इस चीज को रिवीजन करिए। ओके, बाय, थैंक यू।